हेलो गाइस। आज के स्टोइशियोमेट्री के लेक्चर में हमने जो कंसंट्रेशंस के बारे में सीखा था, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशंस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उनका कन्वर्जन सीखेंगे। तो हमने कंसंट्रेशंस के बारे में सीखा था कि क्या क्या होती हैं, मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, और फिर तीन कौन सी होती है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ। ओके, तो बेसिकली इन तीनों में ज़्यादा कन्वर्जन होता है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ। इनका कन्वर्जन सबसे सिंपल भी होता है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में भी होता है क्योंकि सिंपल होता है ऑफकोर्स। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमें गिवन है कि 2 मोलर H3PO4 का एक सॉल्यूशन है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि 2 मोलर H3PO4 का सॉल्यूशन है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि नॉर्मेलिटी बताओ इस सॉल्यूशन की और स्ट्रेंथ बताओ। ओके, तो एक तो तरीका बहुत शॉर्टकट वाला है, उसे मैं बाद में कहूँगा। पहले थोड़े अच्छे बड़े वाले तरीके से करते हैं, लेकिन वो मतलब समझने वाला तरीका है। तो जब ये सेंटेंस आपको कोई देगा, 2 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन है, तो इसे हिंदी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मतलब थोड़ा फारसी सेंटेंस है, हिंदी में कैसे कन्वर्ट करोगे। हिंदी में ऐसे कहोगे कि 2 मोल्स मेरे H3PO4 के हैं इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर वॉल्यूम वाले सॉल्यूशन में मेरे 2 मोल्स H3PO4 के पड़े हुए हैं। इस 2 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन को हम ऐसे हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। ये वाली भाषा हमें समझ में आती है। तो ये वाली अगर थोड़ी फारसी थी, ये वाली थोड़ी हिंदी भाषा है, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया कि 2 मोल्स मेरे H3PO4 पड़े हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स पड़े हुए हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। और स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, कितने ग्राम्स पड़े हुए हैं, वेट कितना पड़ा हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। ओके, ये हमारा नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ के मीनिंग्स होते हैं। तो मुझे क्या पता है, मुझे मोल्स पता है 1 लीटर सॉल्यूशन में, मुझसे ग्राम इक्विवेलेंट्स और ग्राम्स पूछे हैं। तो अब ये क्वेश्चन जो फारसी का था कि ये 2 मोलर H3PO4 सॉल्यूशन है, नॉर्मेलिटी बताओ, स्ट्रेंथ बताओ, तो ये फारसी लगता है। और अगर ये वाला सेंटेंस बोलो कि 2 मोल्स मेरे 1 लीटर सॉल्यूशन में पड़े हुए हैं, मुझे ग्राम इक्विवेलेंट्स और ग्राम्स बताओ कितने होंगे उसी 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो अब ये सिंपल लगता है क्योंकि 2 मोल्स H3PO4 का मतलब मुझे पता है कैसे ग्राम इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट करूँगा। H3PO4 पे कितना चार्ज है, ये +3 है, ये -3 है ना। कंपाउंड है, एसिड है। अच्छा, ये तो एसिड है, तो एसिड में हम क्या देखते हैं कि कितने वो H+ निकालेगा। तो कितने H+ निकालता है H3PO4, 3 H+ निकालता है पानी में गिरने के बाद। तो जो इसका एन फैक्टर है, जो इसका एन फैक्टर को मैं x से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो कितना है, इसका 3 है। तो अगर 2 मोल्स हैं तो हर एक मोल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तब जाके ग्राम इक्विवेलेंट्स के नंबर आएंगे। तो 2 मोल्स हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे। 6 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है कि ये 6 नॉर्मल सॉल्यूशन है। तो अगर मुझे नॉर्मेलिटी में कंसंट्रेशन पूछ रही है सॉल्यूशन का, तो मैं बताता कि 6 नॉर्मल है। ओके, स्ट्रेंथ से क्या होता है कि मुझे पता है 2 मोल्स हैं, तो 2 मोल्स को मैं अगर उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करूँगा, मॉलिक्यूलर वेट किसका, H3PO4 का, से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मेरे को पता चल जाएगा कितने ग्राम्स हैं उसमें। 1 मोल का वेट कितना होता है, उसके 1 मॉलिक्यूलर वेट के इक्वल होता है। 2 मोल्स का वेट कितना होगा, ट्वाइस टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। तो जितना भी आंसर आएगा ग्राम्स में, वो मेरा कितने होंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में होंगे, 1 लीटर सॉल्यूशन में होंगे। H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, H3PO4 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 ग्राम्स, ठीक। तो ट्वाइस ऑफ, क्योंकि 2 मोल्स हैं तो 2 × 98, तो 196 ग्राम्स है मेरे इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये मेरी क्या हो गई, बेसिकली स्ट्रेंथ हो गई। कितनी हो गई स्ट्रेंथ, 196 ग्राम्स पर लीटर, ये मेरी स्ट्रेंथ हो गई। तो क्या करा हमने इस क्वेश्चन में कि हमें मोलैरिटी गिवन थी कि कितने, दो कैसा सॉल्यूशन है, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थी वो मोलैरिटी में गिवन थी, और नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ में उसे कन्वर्ट करने के लिए पूछा था। तो हमने ऐसे किया। अब आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हो, मतलब सिंपल तरीका क्या यही है, लेकिन मतलब ये तो मैंने आपको पूरा उसे खोल के दिखाया। आप सीधा सीधा कर सकते हो कि आपको 2 मोलर गिवन है, 2 मोलर गिवन है। तो नॉर्मेलिटी में जाने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी मोल्स हैं इनटू एक्स से, जहाँ पे एक्स क्या होता है, उसका एन फैक्टर होता है, ठीक है। और स्ट्रेंथ में जाने के लिए क्या करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके m0 से, जितने भी मोल्स हैं। तो ये ग्राम्स पर लीटर। तो ऐसे हमारी नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ में कंसंट्रेशन आ जाती है। यहाँ पे एक्स कितना था, 3 था, 2 × 3 6 नॉर्मल, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना था 98, तो 196 ग्राम्स पर लीटर।
आप जल्दी से ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे कि मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में ले जाने के लिए बेसिकली एक्स फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और मोलैरिटी को स्ट्रेंथ में ले जाने के लिए उसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था जहाँ पे हमने इन तीनों में कन्वर्जन देखा, मोलैरिटी, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी। सॉरी, मोलैरिटी नहीं था, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और स्ट्रेंथ। ओके, अब आज का एक इम्पॉर्टेंट काम करते हैं। जो पिछले वाला कन्वर्जन था वो तो बहुत सिंपल कन्वर्जन था, तो वो तो आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाते तो कर सकते थे। ये वाला कन्वर्जन थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये वाला कन्वर्जन हम करेंगे कि मोलैरिटी से मुझे मोलैरिटी जाना है। एक बार मोलैरिटी पहुंच गया फिर तो मैं यहाँ से, जैसे अभी लास्ट टाइम में हमने कहा, स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी में निकाल ही सकता हूँ। तो ये वाला कन्वर्जन तो सिंपल है। यहाँ से यहाँ जाने वाला कन्वर्जन हार्ड है। तो आपको अगर मोलैरिटी दे दी जाए किसी सॉल्यूशन की तो आप स्ट्रेंथ पे कैसे निकालोगे? तो मान लो आपको कोई सॉल्यूशन दिया, उसकी आपसे बोलेगी स्मॉल एम, उसकी मोलैरिटी है उस सॉल्यूशन की, स्मॉल एम मोलैरिटी है उस सॉल्यूशन की। ओके, ये आपसे बोला गया। एंड उस सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, राइट। तो सॉल्यूट का आपको एम नॉट मॉलिकुलर वेट दे दिया गया, एम नॉट उसका सॉल्यूट का जो मॉलिकुलर वेट है वो एम नॉट है, ये आपको दे दिया गया। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपको क्या दे दिया गया, आपको दिया गया कि सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो स्मॉल डी है, सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो स्मॉल डी है, ये आपको दे दी गई। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन क्या क्या कर रखे हैं, ये तीन चीज़ें गिवन कर रखी हैं कि एम मोलैलिटी का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन करके इन टर्म्स ऑफ मोलैलिटी, स्मॉल एम में मान लेता हूँ। आपको गिवन कर रखा है कि जो सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है एम नॉट है, और आपको क्या गिवन कर रखा है कि आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है कि डी है। ठीक है, तो अगर इस वाली लाइन से कि एम मोलैलिटी का सॉल्यूशन है, इससे मुझे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कि एम मोल्स है मेरे सॉल्यूट के इन 1 kg सॉल्वेंट। ये पता चलता है इस वाले स्टेटमेंट से कि अगर मैं कहूँगा किसी सॉल्यूशन की मेरी जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल एम मोलैलिटी है, तो इसका मतलब है कि मेरे एम मोल्स हैं सॉल्यूट के इन 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हमें, वेल डन। ओके, तो अगर इस लाइन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे एम मोल्स हैं सॉल्यूट के अगेन इन 1 प्लस स्मॉल एम टाइम्स एम नॉट डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ कोर्स kg ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने क्या कहा कि अगर मैं ऐसी बात करता हूँ कि 1 kg सॉल्वेंट में मेरे एम मोल्स हैं, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो एम मोल्स वो सॉल्यूट के हैं, वो अगर मैं सॉल्यूशन कह दूँ उसे, सॉल्वेंट की जगह मैं कहूँ सॉल्यूशन कहूँ, तो सॉल्यूशन में मुझे पूरा वेट लिखना पड़ेगा। पूरा वेट क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट प्लस सॉल्यूट का वेट। तो सॉल्वेंट का वेट कितना है 1 kg, सॉल्यूट का वेट कितना है, सॉल्यूट का वेट कितना होता है, उसका मोल्स कितना है इनटू मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो ये ग्राम्स में होता है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया, तो इतना kg। तो इतना kg मेरे पास सॉल्यूशन है। ये सबको समझ में आता है कि नहीं आता? तो मतलब अगर ये आप समझ रहे हो, ये दोनों सेंटेंस इक्वल क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में सोचो, अगर पानी के एक गिलास है जिसमें मैंने 1 किलो पानी ले रखा है, ओके 1 किलो पानी है, उसमें मैंने कुछ चीनी मिलाई हुई है, एम मोल्स चीनी के मैंने मिला रखे हैं उस पानी में, तो मैं उस पानी के ग्लास की कंसनट्रेशन को ऐसे भी कह सकता हूँ कि 1 किलो पानी में मैंने एम मोल्स चीनी के मिला रखे हैं। या फिर उस पानी के ग्लास की कंसनट्रेशन को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एम मोल्स मैंने चीनी के, सॉल्यूशन कितना होगा, सॉल्यूशन का वेट तो कुछ ज़्यादा होगा ना, सॉल्वेंट का 1 किलो पानी है लेकिन जो सॉल्यूशन है उसका वेट तो ज़्यादा होगा ना, 1 किलो पानी प्लस सॉल्यूट, ये टोटल जो वेट होगा ये सॉल्यूशन का वेट होगा। तो मैं कैसे भी मतलब उस ग्लास में जो पानी है उसे कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 किलो पानी में मिला है, मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 प्लस एम टाइम्स एम नॉट डिवाइडेड बाय 1000 इतने किलो सॉल्यूशन में मिला है। तो यहाँ तक मुझे अगेन कोई दिक्कत नहीं। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस इक्वल है, ये बात समझ में आनी चाहिए, राइट। अगर एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज इक्विवेलेंट टू एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 प्लस इतना सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का वेट टोटल ऐड कर दिया बेसिकली kg ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके, अगली लाइन करता हूँ। अगली लाइन और भी सिंपल है, एम मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन, यहाँ पे क्या है, ये वेट है, मुझे अब इसे वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। तो डेंसिटी का फर्क पड़ता है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होती है ना, बेसिकली डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है। मुझे डेंसिटी सॉल्यूशन की गिवन है, मुझे मास सॉल्यूशन की गिवन है, तो मुझे वॉल्यूम पता चल गया ना सॉल्यूशन की कितनी है। वॉल्यूम कितनी है सॉल्यूशन की बेसिकली, कि वॉल्यूम है मास बाय डेंसिटी। तो मास है आपका 1 बाई एम नॉट अपॉन 1000
इतना kg आपका मास था डिवाइडेड बाय डेंसिटी आपकी d थी। यहाँ पे डेंसिटी की हमें वो भी देखनी पड़ेगी, यूनिट्स क्या दे रखी हैं। अगर आपको डेंसिटी की यूनिट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं ग्राम पर लीटर, अगर ऐसी डेंसिटी की यूनिट्स आपको दे रखे हो कि ग्राम्स पर लीटर, तो यहाँ पे आप किलोग्राम्स पर लीटर में लिखोगे ताकि किलोग्राम से किलोग्राम कट जाए। तो क्या करोगे, d/1000 कर दोगे इसे और ये बन जाएगी किलोग्राम पर लीटर। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपको डेंसिटी अगर किलोग्राम पर लीटर में दे रखे तो ये 1000 का फैक्टर आपको नहीं लगाना पड़ेगा, ग्राम्स पर लीटर में दे रखे तो आपको लगाना पड़ेगा। तो ये इतना, देखिए इसे साइड कर दो, इतना, तो ये किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा और लीटर ऊपर चला जाएगा बेसिकली। तो इतना लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि मेरा m मोल्स हैं सॉल्यूट के 1 + m0 डिवाइड बाई ये इतना लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये सेंटेंस को दोबारा से लिख देता हूँ, m मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के, किसमें, 1000 + m × m0, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, 1000 ऊपर ले लिया, एलसीएम से एलसीएम कर दिया, डिवाइडेड बाय d लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। ये वाला सेंटेंस बन गया मेरा। अब तो सिंपल है, अब मुझे क्या निकालनी थी, मुझे मोलैरिटी निकालनी थी। मोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे कुछ मोल्स होंगे, सम मोल्स होंगे किसके, सॉल्यूट के, किसमें, 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में मुझे कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं वो निकालने थे। तो बेसिकली इसे 1 बनाने क्या करूँगा, इससे डिवाइड कर दूंगा, इधर भी, तो इधर डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, m डिवाइडेड बाय 1000 + m × m0 × d, राइट, मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो ये मेरी जो ये आ गया, ये वाला क्या हो गया कि कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में। इस सेंटेंस का मतलब क्या था, मोलैरिटी। तो ये हमारी मोलैरिटी है, इतने मोलर की कैपिटल M, अगर मोलैरिटी कितनी आई, इस स्मॉल m × d डिवाइडेड बाई 1000 + स्मॉल m × m0। तो आपने, अगर आपको ये सब कुछ गिवन होता कि आपको अगर स्मॉल m कितनी मोलैरिटी गिवन है, डेंसिटी आपको अगर ग्राम्स पर लीटर में गिवन है, और m0 अगर आपको सॉलिड का मास गिवन है, तो आप सीधा सीधा कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको दिखाया कैसे हमने कन्वर्ट किया। तो बेसिकली कहा कैसे हम यहाँ से यहाँ तक गए, ये वाला तरीका आना चाहिए। क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला भी याद, आगे चल के फॉर्मूला जनरली भूल जाता है, किसको याद रहता है, तो आपको ये वाला तरीका जरूर आना चाहिए कि इनमें फीलिंग आनी चाहिए ऐसे हम एक जगह से दूसरी जगह कूद सकते हैं कि क्या क्या चीज़ इक्विवेलेंट है। कैसे मैंने सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में चेंज किया, कैसे मैंने मास को वॉल्यूम में चेंज किया, कैसे मैंने ये वाला फैक्टर 1 बनाया। ये बेसिकली ये वाला तरीका आपको एक बार आ जाएगा तो ये हर एक जगह चलता है ना। आप बस फाइनल लाइन देखो आपको क्या बनाना है, और इनिशियल देखो और फिर कन्वर्ट करते जाओ, कैसे कन्वर्ट करोगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली कन्वर्जन सीखा। उन तीनों का कन्वर्जन सिंपल था। मोलैरिटी और मोलैरिटी का कन्वर्जन मैंने यहाँ पे सिखा दिया, तो वो आपने सीख लिया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। यहाँ पे कन्वर्जन खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमने बेसिक स्टोइशियोमेट्री की चीज़ें सीख ली कि क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अमाउंट बेसिकली अमाउंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिस्ट्री लैब में। अब ये हमारे बेसिक टूल्स आ गए, अब हम रिएक्शंस करवाएंगे बेसिकली, ठीक है ना। अब ये तो बेसिक टूल्स आ गए कि हमें ये पता है क्वांटिटी को, अमाउंट को केमिस्ट्री लैब में कैसे देखते हैं, कैसे हम केमिकल्स के अमाउंट को मेज़र करते हैं, क्या क्या टर्म्स में मेज़र करते हैं, कंसंट्रेशंस को कैसे देखते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, वो भी हमें आ गया। अब हम इन दोनों की मदद से अब रिएक्शंस करवाएंगे, और वहाँ पे जब मेजरिंग की चीज़ें आएंगी तो इन टर्म्स को यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए ऑफकोर्स। तो अब अगला जो पार्ट होगा अगली वीडियो में, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम रिएक्शंस को, मतलब रिएक्शंस कैसे करवाते हैं केमिस्ट्री में, कैसे हम इन क्वांटिटीज़ को, इन टर्म्स को, इन कंसंट्रेशंस को यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए हमारे रिजल्ट्स, जब हम रिएक्शन करवाते हैं कि कितना हम ए केमिकल डालें कि कितना बी केमिकल डालें कि सी केमिकल बने, राइट। जो ये क्वेश्चंस होते हैं कि कितना डालें, कितनी कंसंट्रेशन डालें, ये तो क्योंकि जनरली जो जितने भी हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो जनरली सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जनरली सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं कि हम किसी की थोड़ा सा एक सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन बी डालते हैं, सॉल्यूशन ए डालते हैं, फाइनली सॉल्यूशन बी सी बनता है, राइट। सॉल्ट फॉर्म में बहुत ही कम रिएक्शंस करवाते हैं कि ए सॉल्ट डालो, बी सॉल्ट डालो और वो दोनों मिलकर सी सॉल्ट बन जाएंगी, ऐसा नहीं होता। जनरली सॉल्ट को पानी में डालते हैं, सॉल्यूशन ए बनाते हैं, दूसरी सॉल्ट को पानी में डालते हैं, सॉल्यूशन बी बनाते हैं, देन दोनों सॉल्ट्स को क्या मतलब दोनों सॉल्यूशंस को मिक्सअप करते हैं, कुछ हीट वीट करते हैं, फाइनली कुछ सी बनता है, सी का एक सॉल्यूशन बनता है। तो ऐसे रिएक्शंस होते हैं। तो वहाँ पे अब कंसंट्रेशंस हो गई, वहाँ पे कंसंट्रेशंस हो गई, अमाउंट्स हो गए, कितना बना, कितना डाला, ये सारे क्वेश्चंस चलते हैं। तो इनकी मदद से जो हमने सीखा है
उसकी वजह से वो हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।